गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आप सभी उपस्थित हो जाएं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सभी उपस्थित हो जाएं जिससे आज की चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें। चलिए धीरे धीरे आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। एक मिनट का समय लगेगा ये पीडीएफ ओपन करने में। इसके बाद आपकी कक्षा तुरंत संचालित की जाएगी। तब तक के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। और आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं, विशेष रूप से इतिहास और भूगोल के इतिहास के प्रश्न हम प्रत्येक पीडीएफ में देखते थे, तो इतिहास के प्रश्न आज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आज जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो ज्यादातर साइंस के प्रश्न होंगे, ज्यादातर जो प्रश्न होंगे भूगोल के प्रश्न होंगे, और इन्हीं से संदर्भित चर्चा आपको देखने को मिलेगी। और कल आपको अवगत करा दिया था टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से कि आपकी कक्षा नहीं होगी। चलिए चलिए सभी उपस्थित हो जाएं। अब अगले 1 मिनट में हम अपनी कक्षा की शुरुआत करने वाले हैं। चलिए, आज रक्षाबंधन आपके यहाँ आज मनाया जा रहा है या कल मनाया जाएगा? आप सभी में से जो उपस्थित हैं, रक्षाबंधन बिहार में आज मनाया जा रहा है या कल मनाया जाएगा? चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कल मनाया जाएगा। ओके, कुछ जगहों पर आज मनाया जा रहा है, जैसे दिल्ली में बात करूं तो आज मनाया जा रहा है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। चलिए अब एक एक करके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सही करने हैं और प्रश्न बहुत ही विधिवत रखे गए हैं, बहुत ही अच्छे रखे गए हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ बांध दिए हुए हैं, यहाँ पे नदियां दी हुई हैं। ठीक है, और आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, पहले ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ग्रैंड कुली, ग्रैंड कुली के बाद हुअर, हुअर के बाद नूरेक, और नूरेक के बाद जो नदी है वो है काहोरा वासा। ठीक है, और यदि हम बात करें बांधों की, तो बांधों में दिया है कोलंबिया बांध, टेनेसी बांध, बक्स बांध और जेबेंजी। ठीक है, अब आपको इसको मिलान करना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। फास्ट जवाब दीजिएगा। चले, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात भैया। चले बताइएगा, इस प्रश्न का फास्ट जवाब आपको देना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। चले, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पे यदि हम बात करें तो आप देखने को पा रहे होंगे 4 नदियों के नाम दिए होंगे। हालांकि हो सकता है आप 1-2 के अलावा और ना सुने हो और के बारे में ना जानते हो। पहला दिया है, आप देख रहे होंगे कोलंबिया बांध, और नदी दिया है और बांध का नाम दिया है ग्रैंड कुली। ठीक है, इसी तरह से अन्य में जैसे टेनेसी, इसके साथ साथ हुबर बांध, बक्स नदी, नूरेक बांध। तो इनके बारे में यदि आपने नहीं सुना हो तो कम से कम एक के बारे में पता होगा, कोलंबिया के बारे में ग्रैंड कुली का नाम अक्सर सुनते होंगे। तो इसमें आपको पता होगा, जब बात आप करते हो कोलंबिया की, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जैसे कि
यहाँ पे डेविस है, पाकेर आता है, बोल्डर आता है और हूबर बांध जो है ये सभी के सभी जो है ये कोलोरेडो नदी पे हैं। तो याद रखिएगा कोलोरेडो नदी जब आप पढ़ते हो तो आप जानते हो कोलोरेडो नदी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलती है। यूएसए की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है कोलोरेडो, ठीक है। और कोलोरेडो नदी पर आपको देखने को मिलता है हूबर बांध। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो बी विकल्प जो है वो सुमेल नहीं है। और बाकी के बारे में जानते नहीं हैं आप, ठीक है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप अनिवार्य रूप से चाहे आप एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते हो, चाहे कोई भी मानक पुस्तक पढ़ते हो, आप जब उत्तर अमेरिका पढ़ते हो तो कोलोरेडो नदी की बात अवश्य आती है, ठीक है। तो ये बहुत सामान्य सा प्रश्न था कि कोलोरेडो नदी के बारे में आपको यदि पता है तो आप इसका जवाब दे सकते थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधातु में चमक होती है? निम्नलिखित में से किस अधातु में चमक होती है आपको बताना है। सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस या ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किस अधातु में चमक होती है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अधातु में चमक होती है? आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन या फास्फोरस। आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस या ब्रोमीन किस में होती है आपको बताना है। चलो बताइएगा, फास्ट जवाब देना है, सभी को जवाब देना है। सबसे पहली बात, अधातु या नॉन मेटल होते क्या है? नॉन मेटल ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातुओं के विपरीत गुण होते हैं, अर्थात जिनमें चमक ना हो तथा अधात्वतनीयता तथा तन्यता का गुण भी ना हो, उसको आप बोलते हैं अधातु। सामान्य अधातुओं में यदि आप देखते हैं तो चमक नहीं होती है, लेकिन जब आप आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन में आपको चमक देखने को मिलती है। और ये अधिकांशतः जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन में आपको चमक देखने को मिलती है, बाकी सल्फर, फास्फोरस और ब्रोमीन में नहीं देखने को मिलती है। और आप में से अधिकांश लोगों ने सही जवाब दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, तेजी से प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से को विनियमित करते हैं कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों को। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 3 सूचियां बनाई गई हैं, ठीक है, जो 3 सूचियां बनाई गई हैं जिनमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती, उसको विनियमित करने वाले अनुच्छेद कौन से हैं आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, उसको विनियमित करने वाले अनुच्छेद कौन से हैं। पॉलिटी का अच्छा प्रश्न है, चले बताएं, जवाब दीजिएगा, उसको विनियमित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है। फास्ट जवाब 245, बहुत अच्छा। और कोई? और कोई? चलो डी विकल्प आप सभी बता रहे हैं, बहुत शानदार। चले देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प, और डी विकल्प में दिया है अनुच्छेद 245 और 246, ठीक है। चलिए पॉलिटी आप लोगों का थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 2 परीक्षाएं जो बिहार आयोग द्वारा ली गई हैं उसमें आप देखेंगे कि पॉलिटी के जो प्रश्न है ना वो थोड़े अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी। अब देखो ये इतना आसान सा प्रश्न है कि आप सभी को जवाब देना है, किसी को गलत देना ही नहीं है। आप जानते हैं जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव के बाद प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, और जो प्रथम बैठक आयोजित की गई थी वो जब जुलाई में चुनाव हुआ था उसके बाद 9 दिसंबर को आयोजित की गई थी, और 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई थी और इसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, याद रखिएगा। फिर बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। तो बोला गया प्रथम दिन के अधिवेशन की, मतलब अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो है शुरुआत किसने की थी, अध्यक्षता किसने की, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बी विकल्प सही उत्तर है। और आप में से देखो अब कुछ लोग बोल रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गलत है, इसका सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं,
इसको बताओ। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? यहाँ पे क्या दिया है? बिल्कुल प्रारंभ से, बिल्कुल प्रारंभ से राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का क्रम कौन सा है, आपको बताना है। अब सबसे पहले कौन रहे हैं, उसके बाद कौन रहे हैं, इस प्रकार से आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा। उम्मीद करता हूं चारों विकल्प आपको दिख रहे होंगे। आप जानते हैं सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है 1950 से 1962 के लिए। फिर एस राधा कृष्णन का नाम आता है 1962 से 1967 के लिए। फिर जाकिर हुसैन का नाम आता है 1967 से 1969 के लिए। फिर बीबी गिरी का नाम आता है 1969 से 1974 के लिए। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। और आप सब एक मत हैं हर्षराज को छोड़कर। हर्षराज बी विकल्प बता रहे हैं, बाकी आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बताएं। संविधान के अंतर्गत जो विषय हैं उनके आधार पे सूचियों से मिलान किया गया है। इनमें से आपको बताना है। देखो ये तो जानकारी होनी चाहिए थी आप सभी को कि कौन सा है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कौन सा है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। आप जानते हैं केंद्र एवं राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 245 से 248 के अंतर्गत किया गया है। अभी आपने इसका सही जवाब दिया था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा किस सूची के अंतर्गत आता है। बहुत सारे लोग सी विकल्प बता रहे हैं। ठीक है, और कोई कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आप सी विकल्प बता रहे हैं। चले कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो सबसे पहले वन दिया है। क्या वन समवर्ती सूची में आता है? जी हाँ, वन समवर्ती सूची में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, शेयर बाजार की यदि हम बात करते हैं तो शेयर में बाजार जो है ये किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में या संघ सूची में? तो आप जानते हैं शेयर बाजार जो है ये संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत योजना की जब बात करते हैं तो डाकघर बचत योजना भी संघ सूची का विषय है। जब आप जन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो जन स्वास्थ्य है वह राज्य सूची का विषय है। तो बोला जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है शेयर बाजार। याद रखिएगा शेयर बाजार जो है ये समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है, बल्कि शेयर बाजार जो है ये संघ सूची का हिस्सा है। ठीक है, राज्य सूची जन स्वास्थ्य आप जानते हैं राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आप कोविड में आपने सुना होगा कि इस पे राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। राज्यों ने अपनी तरफ से कदम उठाए थे, तो जो स्वास्थ्य का विषय है ना वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बता केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ स्थित है? फास्ट जवाब देना है आप सभी को। फास्ट जवाब देना है। फास्ट जवाब देना है आपको। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ स्थित है? बी विकल्प, डी विकल्प, सी विकल्प। बहुत अच्छा। चलिए हैदराबाद बता रहे हैं कुछ लोग, और कोई? और कोई? देखो बोला जा रहा है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वो हरियाणा में स्थित है, और हरियाणा के करनाल में स्थित है। याद रखिएगा हरियाणा के करनाल में स्थित है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ स्थित है? हरियाणा के करनाल में स्थित है, इसलिए ई विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसको बता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? बताएं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? फास्ट जवाब, अच्छा प्रश्न है। चले बताएं।
फास्ट जवाब दीजिएगा। चले, देखो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है। ठीक है, और आप सब जानते होंगे सर्वोच्च न्यायालय बंदीकरण करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी किए गए व्यक्ति को सशरीर नियत स्थान पर नियत समय पर उपस्थित करे। न्यायालय उस विवाद को सुनेगा, यदि उसका बंदीकरण अवैध पाया गया तो वह शीघ्र आदेश जारी करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 विकल्प दिए हैं, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या प्रतिषेध। तो बताएं कौन सा होगा? आप सब बता रहे हैं बी विकल्प। बहुत अच्छा, शानदार जवाब है, बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? फास्ट बताइएगा, फास्ट बताइएगा इसका जवाब, फास्ट इसका जवाब बताइएगा। फास्ट जवाब बताइएगा इसका। प्रश्न संख्या 9 का डी, लॉर्ड रिपन। और कोई? आपको पता होगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 का था, और इसी के अनुसार जो है आप कह सकते हो कि ये चीजें शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। इसको बताएं, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं, क्योंकि इसके बारे में हमें याद है, पूरी बात हुई है। तो फास्ट जवाब दीजिएगा, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई थी? फास्ट जवाब। चले, और आपको पता होगा, चले इसका जवाब तो आप सभी सही दे रहे हैं कि 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। ठीक है, कब हुआ था? 2003 में। आपको पता होगा एक जानकारी और कि ऐसे राज्य जो छोटे राज्य हैं, ऐसे राज्य भारत के जो छोटे राज्य हैं जहां पर सदस्यों की संख्या 40 है, जहां पर सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 40 है, तो आप बताएं कि यदि अधिकतम संख्या 40 है तो वहां पर अधिकतम कितने मंत्री निर्धारित किए गए हैं? मंत्रिमंडल में कितने सदस्य रखे जा सकते हैं? क्या कोई बता पाएगा? यदि भारत के ऐसे राज्य जहां पर जो है अधिकतम सदस्य संख्या 40 है, ऐसे राज्यों में कितने लोगों को, कितने आप कह सकते हो कि व्यक्तियों को जो है वो मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है? बताएं, जवाब दीजिएगा। चले, छोटे राज्यों में कितनी की जा सकती है? 7, 6 और कोई? देखो ऐसे में क्या है ना कि जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या होगी ना वो 12 होगी, याद रखिएगा। 40 से कम, 40 अधिकतम 40 सीटों तक है तो आप 12 मंत्री बना सकते हो, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। यहां पे कुछ संविधान संशोधन दिए हैं और उसको आपको मैच करना है। चलिए बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब आपको देना है। चले, नहीं दिखता है, चलिए मैं आपको बता देता हूं क्या बोला गया है। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया जाना, उद्देशिका में पद निक्षेपण शब्द का जोड़ा जाना,
उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। और यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब आपको देना है। सबसे पहली बात, सी विकल्प आप बता रहे हैं, सी विकल्प 3, 4, 1, 2। चलिए अभी देख लेते हैं। और कोई? सारे लोग सी विकल्प बता रहे हैं। सी विकल्प में क्या दिया है? 3, 4, 1, 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए का तीसरा न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का जो है परिसीमन, ये दिया है 38वां। फिर अगला बोला जा रहा है बी विकल्प में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, 44वां। ठीक है, फिर इसके बाद सी की बात करें, मताधिकार की आयु, 61वां, कल इसकी बात भी हुई थी। और उद्देश्य में पद निक्षेपण, तो इस आधार पे सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चले। और आपको आगे से जो भी अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। आज के बाद से जो भी अभ्यास प्रश्न होंगे उसके पीडीएफ भी आपको आंसर के साथ मिलेगी। ठीक है, रिवीजन के लिए। और थोड़ा सा बदलाव आगे कर रहा हूं, वो मैं भी बताता हूं। नवरेह किस राज्य से संबंधित है? नवरोह बोलते हैं या कहीं नवरोज बोलते हैं? ठीक है, बताएं। कहीं कहीं नवरोज बोलते हैं, देखो कहीं कहीं आपको लिखेगा नवरोज, ठीक है, कहीं लिखेगा नवरोह। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। नवरेह ही ज्यादातर बोला जाता है, नवरेह। नवरोज तो फारसियों का त्योहार हो जाएगा, नवरेह, नवरेह। ठीक है, क्योंकि नवरोज बोलेंगे तो वो दूसरा त्योहार हो जाएगा। नवरेह इसको बोला जाता है। बताएं, देखो क्या है कि भारत के कई सारे राज्य है ना जहां पर नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाते हैं। भारत के कई सारे राज्य हैं, पूर्वोत्तर में चले जाएंगे तो, दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो भारत के जो विभिन्न राज्य हैं जहां पे नव वर्ष अलग अलग रूप में अलग अलग नामों में मनाया जाता है, उन्हीं में से भारत में एक राज्य है जम्मू कश्मीर। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, याद रखिएगा, जब बसंत ऋतु का आगमन होता है जम्मू कश्मीर में, तो उसको जो है जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो नवरेह के साथ मनाते हैं। ठीक है, उसको नवरेह बोलते हैं, बसंत ऋतु के आगमन को। तो याद रखिएगा, नवरेह किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनको सही मिलान कीजिए। जैसे क्या क्या दिया है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 315, 280, 148 या 23 का ए। चले फास्ट जवाब दीजिएगा। भैया नवरोज, ठीक है, नवरोज एक त्योहार भी होता है। ठीक है, वो ठीक है, आप इतिहास में चले गए, वो अलग बात है। चलिए बताएं, फास्ट जवाब इसका दीजिए। देखो सबसे पहले आपको पता होगा जब बात आती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो क्या आता है? अनुच्छेद नंबर 148। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात आती है, अनुच्छेद नंबर 148। तो क्या इससे हमारा जवाब निकल रहा है? ए का यदि हम तीसरा कर रहे हैं तो जवाब निकल रहा है? हाँ जी, जवाब निकल रहा है, क्योंकि दो विकल्प आपके बाहर हो जा रहे हैं। फिर बात आती है वित्त आयोग। आप अक्सर सुनते होंगे वित्त आयोग की बात, तो वित्त आयोग का संबंध किससे है? तो रट जाना चाहिए कि वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 280 से है। मतलब बी की जब बात करते हैं तो बी का है दूसरा, और इस आधार पे आपका ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि प्रशासनिक अधिकरण की बात करेंगे तो प्रशासनिक अधिकरण की जो चर्चा है वो होती है 323 ए में। यहाँ पे 3 मिसिंग है, ये है 323 ए। ठीक है, 323 ए में होती है, तो प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा हो गई। फिर बात आती है संघ लोक सेवा, और संघ राष्ट्र सेवा को आप मिलाने हाथ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी चीजें हो जाएंगी, आपको याद रखना है। ठीक है, संघ लोक सेवा का संबंध अनुच्छेद 315 से। तो इस आधार पे ए विकल्प आपका सही उत्तर है।
कम से कम यदि आप सबके बारे में नहीं जानते थे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनिवार्य है, आप सब जानते हैं, पता होना चाहिए। और जब बात वित्त आयोग की आ गई तो आप सुनते होंगे राज्यों के संदर्भ में कि वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ये फंड दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए वित्त आयोग के बारे में, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। जब राज्य व्यवस्था की बात करते हो तो जरूरी यह नहीं है कि आपको सारे अनुच्छेद याद हो, लेकिन हाँ कम से कम 50 से 60 जो अनिवार्य अनुच्छेद हैं वो आपको याद होने चाहिए, वो आपके जुबान पर होने चाहिए यदि वहां से कुछ पूछा जाता है। ठीक है, पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 50 से 60 यदि आप याद रखते हैं तो मुख्य परीक्षा में भी आपका काम हो जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें कल से 1 मिनट का समय लूंगा, मतलब अब आगे से जो भी हमारी कक्षाएं होंगी उसका थोड़ा सा पैटर्न बदला है। पैटर्न क्या बदला है कि जैसे, क्योंकि अभी क्या है कि हम 150 प्रश्न पूरा नहीं देख पाते हैं, लेकिन आज की बात की जो भी कक्षा होगी उसमें लक्ष्य यही रहेगा कि अनिवार्य रूप से 150 प्रश्न देखने हैं, चाहे जैसे भले ही इसमें मैथ के जो 10 प्रश्न होते हैं उसको हम साइड में कर दें, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न है वो हमें देखने हैं। और ये जो प्रश्न होंगे, मान लीजिए किसी दिन नहीं देख पाते हैं तो जो बचा रहेगा उसकी चर्चा अगले दिन होगी। और ये जो प्रश्न होंगे ये टॉपिक वाइज नहीं बल्कि सब्जेक्ट वाइज होंगे। जैसे सबसे पहले यदि इतिहास से शुरू करते हैं तो इतिहास में आपको बताऊंगा कि ये प्राचीन भारत का इतिहास अभी चल रहा है, मध्यकालीन भारत, जिससे क्या होगा आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। और जो आगे तैयार किया हूं, क्योंकि 2 पेपर मैंने तैयार किए हैं और आगे जो तैयार किया हूं पेपर, उसमें आप देखने को पाओगे कि जो प्रीवियस ईयर के हैं, विगत वर्षों में जहां से प्रश्न पूछे गए हैं उसी टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न बनाया गया है जिससे वो टॉपिक कंप्लीट हो। मान लीजिए कोई एक टॉपिक है 1857 की क्रांति है, अब यहाँ से यदि 5 वर्षों में 3 बार प्रश्न पूछा गया है तो अनिवार्य रूप से ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि भारत छोड़ो आंदोलन से पिछले 6 वर्षों में 4 बार प्रश्न पूछा गया है तो भारत छोड़ो आंदोलन हमें जरूर पढ़ना है। तो इस तरह से प्रत्येक दिन जब आप पेपर देखोगे तो उसमें कुछ टॉपिक भी बताए जाएंगे, वो आपका होमवर्क होगा, प्रत्येक दिन वो टॉपिक अनिवार्य रूप से आपको घर पे कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और सभी विषय रहेंगे, विषय वाइज रहेगा। जैसे लिखा है इतिहास, तो इतिहास के जो प्रश्न है मतलब प्राचीन भारत के, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, जिससे आपको भी पता रहे कि हाँ भाई ये प्राचीन, ये मध्यकालीन, इतना यहाँ से। ठीक है, और प्रत्येक दिन जो टॉपिक बताए जाएंगे ईमानदारी के साथ वो टॉपिक आपको नोट भी करना है, कहीं एक जगह नोट भी करते हुए चलिएगा। क्यों, जब परीक्षा आपकी घोषित होती है तो कम से कम ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताए गए हैं जिससे आप इसका अनिवार्य रूप से रिवीजन करके जाएं। कुछ पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन यहां से जो टॉपिक निकल के आ रहे हैं उसको अनिवार्य रूप से पढ़ के जाना है। और निश्चित तौर पर भी है आपकी परीक्षा अब अगस्त माह में नहीं होगी। अगस्त में होना होता तो आज तक, अब तक जो है चीजें क्लियर हो गई होती। ठीक है, लेकिन अगस्त माह में अब नहीं होनी है। फिर भी हमें निराश नहीं होना है, हमें लगे रहना है। ठीक है, क्योंकि अब यदि आप में से बहुत सारे लोग यह समझोगे, सोचोगे कि परीक्षा नहीं होनी है, तो क्या करते थे, हमारी जो अभी लय है ना वो टूट जाती है। तो लय नहीं टूटने देना, जिस लय में अभी हम काम कर रहे हैं उसी लय में आगे बढ़ना है। परीक्षा जब भी हो कम से कम हम क्वालिफाई कर सके, हमें जो अपना कर्म है वो करना है, बाकी आयोग का जो भी करना है उनको भाई जो अच्छा लग रहा है करें, लेकिन फिलहाल ये गलत है, इतना विलंब नहीं होना चाहिए। और हाँ, अब तो भाई बिहार में सरकार भी बदल गई है आप लोगों की। चलें इसको बताएं, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? लेकिन सरकार कोई भी बदले, पिछले यदि हम 20-25 सालों में देख लें, कुछ भी बदलाव बिहार में विशेष रूप से नहीं हुआ है। नेटवर्क स्लो है, कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। हाँ जी, पूरे रहेंगे अभिषेक कुमार जी, पूरे प्रश्न रहेंगे भैया। आज के बाद से जो मैं तैयार कर रहा हूं, जैसे आपका पेपर होता है उसी तर्ज पे है। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? अर्थव्यवस्था में एक कॉमन सा एक टर्म प्रयोग किया जाता है, हिंदू समृद्धि दर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदू समृद्धि दर का जो संबंध है वो किससे है, बताएं। चले बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस दर से है? ए विकल्प भी आ रहा है। बिहार करंट का जो सेट है वो आपको रक्षाबंधन के दिन मिलेगा, मतलब कल रक्षाबंधन है ना, तो कल शाम को वो सेट आपको मिलेगा। और टाइमिंग मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अवगत करा दूंगा, लाइव की टाइमिंग, उस समय पर आप उपस्थित हो जाइएगा।
और टोटल करंट अफेयर्स के 1000 जो प्रश्न है वो मैं करवा रहा हूं, तो उसमें आप जुड़े रहें, उससे चीजें आपकी हो जाएंगी। बाकी बिहार का करंट अफेयर्स लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है, कुछ चीजें बची हैं, उसको कंप्लीट करके मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। हिंदू समृद्ध दर का समृद्ध किस दर से है? फास्ट जवाब, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जनसंख्या खाद्यान्न प्रति व्यक्ति आय। डी विकल्प प्रति व्यक्ति आय। और कोई? और कोई? चले आगे बढ़ते हैं। मतलब आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, इसको बताएं। गलील सागर अवस्थित है। गलील सागर अवस्थित है। गलील सागर कहां अवस्थित है आपको बताना है। गलील सागर कहां अवस्थित है? फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो बात हो रही है गलील सागर, चर्चा में इसलिए है ये क्योंकि इजराइल के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध चल रहा है, ठीक है। राजनयिक संबंध हमारे इजराइल के साथ बहुत बेहतर हो रहे हैं, और इन्हीं राजनयिक संबंधों के आधार पे ये प्रश्न आपके लिए रखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इजराइल। ये कहां पे है? इजराइल में एक मीठे पानी की झील है, तो याद रखिएगा गलील सागर का संबंध है इजराइल से। इसको बताएं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज तक गरीबी उन्मूलन हो नहीं पाया हालांकि, ठीक है। सरकारों के जो दावे होते हैं वो तो बहुत होते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। बताएं। गलील सागर। गलील सागर के बाद अब इसको बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। बी विकल्प आप बता रहे हैं, पंचम पंचवर्षीय योजना। अब आपको एक चीज बता दूं, देखो पंचम पंचवर्षीय जो योजना थी ये 1974 से 1979 तक की थी, ठीक है। और इस पंचवर्षीय योजना में 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए थे, और उन 2 महत्वपूर्ण लक्ष्यों में एक आपका था गरीबी का उन्मूलन और दूसरी थी आत्मनिर्भरता, ठीक है। आत्मनिर्भरता और गरीबी का जो उन्मूलन था, ये 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है इस पंचम पंचवर्षीय योजना के थे। इस आधार पर बी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? क्या कह रहा है बताएं। कौन सा सही रूप से सुमेलित है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। कौन सा सही रूप से सुमेलित है? यहां पे जो विकल्प है ना वो गलत दिए गए, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता इस प्रश्न का, क्योंकि इन्होंने टाइप अच्छे से नहीं किया है। इसको बताएं। श्रम गहन उद्योग वह है जहां, श्रम गहन उद्योग वह है जहां, बताएं। श्रम गहन उद्योग वह है जहां, फास्ट बोलिएगा। श्रम गहन उद्योग वह है जहां, फास्ट जवाब। श्रम गहन उद्योग की बात की जा रही है, ठीक है। कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है, श्रमिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें से कौन सा होगा? बी विकल्प। ऑप्शन सारे दिख रहे हैं, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो यहां से अर्थव्यवस्था भी थोड़ा सा बेसिक कम से कम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फास्ट जवाब। देखो बात हो रही है श्रम गहन उद्योग की, तो आपको याद रखना है किसी भी जब बात आप करते हो श्रम की, तो श्रम गहन उद्योग तो कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है, या श्रमिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो श्रम गहन उद्योग का मतलब है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं विकल्प। देखो इसका मतलब होता है कि जहां पर
मानव श्रम की आवश्यकता ज्यादा हो और जो वर्क हो ना वो भी थोड़ा सा हार्ड हो, तो इसका ए विकल्प सही उत्तर है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जहां अधिक श्रमिकों को रखा जाता है, वो नहीं है, इसको बताएं। श्रम गहन उद्योग वो है जहां पे आप कह सकते हो बेसिक रूप से भारी जो उद्योग होते हैं, ठीक है, उनको आप कह सकते हो इस श्रेणी में। इसको बताएं, श्रम बल जनसंख्या में किस आय वर्ग के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? देखो ये तो बहुत आसान सा है, श्रम बल जनसंख्या की बात की जा रही है। आप बार बार सुनते होंगे चीन की जो जनसंख्या है, चीन के जो लोग हैं, ठीक है, चीन के जो लोग हैं उनमें श्रम बल की कमी देखने को मिल रही है, ये सारी चीजें आप देखते होंगे। चलें, आज किसी ने वॉइस के लिए बोला ही नहीं, जबकि माइक लगा ही नहीं था, फिर भी आवाज जा रही थी आप लोगों को पर्याप्त। चलें, देखो श्रम बल की जब बात करते हैं हम, तो यहाँ पे जो आयु वर्ग रखा जाता है ना, आप जैसे बता रहे हैं 18 से 60, तो 18 से 60 नहीं रखा जाता है भैया, गलत आप बता रहे हो। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, उसकी यदि मैं बात करूं, पहले कुछ लोगों का और जवाब ले लेता हूं। चलें बताएं, इसमें आते हैं 15 से 59। 15 से 59 वर्ग को बोला जाता है, ये फैक्ट नोट कर लीजिएगा कि 15 से 59 को बोलते हो श्रम बल जनसंख्या, और श्रम बल जनसंख्या में इनमें से कोई नहीं दिया है, मतलब आपका ई विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, 15 से 59 की बात हो रही है। यदि ई विकल्प ना दिखे तो ई विकल्प प्रत्येक प्रश्न में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। इसको बताएं, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित कहां पर है, आपको बताना है। फास्ट जवाब, फास्ट जवाब। बिहार स्पेशल भी हो रहा है मैडम, एक ही वीडियो में पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा, विशेष रूप से करंट अफेयर। इसको बताएं, जवाब दीजिएगा इसका। क्या बोला जा रहा है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसको बोलते हैं ICRISAT, ये कहाँ स्थित है? ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। मनोहर यादव जी का सही जवाब है और कुछ अन्य लोगों का भी, तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। इसको बताएं, ये भी हो गया, इसको बताइए। देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज यदि किसी ने इसका गलत जवाब दिया, निश्चित रूप से फिर बहुत निराशाजनक होगा, बहुत दुख भी होगा कि आप इतना सब कुछ बताने के बाद भी इस प्रश्न का जवाब गलत देते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स में मैंने इसकी चर्चा किया था, मैंने अमूल के बारे में आपको बताया था, ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में बताया था। यदि आपको सिर्फ इतना याद होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में, तो भी आप इसका जवाब सही दे सकते हैं। फास्ट जवाब दीजिए। क्या क्या दिया है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, उर्वरक, और यहाँ पे क्या क्या दिया है? हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति। फास्ट जवाब देना है और सभी को सही देना है, ये भी याद रखिएगा, सभी को सही जवाब देना है। फास्ट जवाब, चलें, सभी को सही जवाब देना है। यदि किसी का जवाब गलत आता है तो बहुत निराशाजनक रहेगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। देखो सबसे पहले क्या बात हो रही है, जब आप बात करते हो खाद्य उत्पादन में वृद्धि, सबको पता है खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि है वो हरित क्रांति के माध्यम से आई थी। ठीक है, सबको पता है जब दुग्ध क्रांति की आप बात करते हो तो दुग्ध क्रांति का संबंध है श्वेत क्रांति से। सबको पता है जब आप बात करते हो मत्स्य पालन की, तो मत्स्य पालन का जो संदर्भ है वो है नीली क्रांति से। ठीक है, और जब उर्वरक की बात आती है तो उर्वरक का संबंध है भूरी क्रांति से। तो याद रखिएगा, यदि मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि उर्वरक के बारे में आपको नहीं पता था, तो दुग्ध के बारे में और यदि खाद्य के बारे में पता था तो आप आसानी से जवाब दे सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताएं, ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो क्या बोला जा रहा है, ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस बोला जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो डेटाबेस है ये विश्व का सबसे व्यापक डेटा सेट है, जो यह बताता है कि वयस्क बचत कैसे करते हैं, कैसे उधार लेते हैं, कैसे भुगतान करते हैं, कैसे जोखिम का प्रबंधन करते हैं। और आपको बता दें
कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से वित्त पोषण इसकी होती थी और इसकी शुरुआत वर्ष 2011 से की गई थी। यह डेटाबेस प्रत्येक 3 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें इसका सही उत्तर है विश्व बैंक। ठीक है, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ये जो डेटाबेस है ये विश्व बैंक का है, प्रत्येक 3 वर्ष पर एक बार इसको जारी किया जाता है। सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम कार्यक्रम क्यों संचालित किया गया? फास्ट जवाब, सेतु पाठ्यक्रम क्यों संचालित किया गया सरकार द्वारा? चलें, सेतु पाठ्यक्रम क्यों संचालित किया गया? फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें, फास्ट जवाब, सेतु पाठ्यक्रम क्या था? बी विकल्प आप बता रहे, शिविरों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना। और कोई? और कोई? चलें, और कोई? सभी बी विकल्प बता रहे हैं। चलें, ए विकल्प वाले भी कुछ हैं, राकेश कुमार जी ए विकल्प। और जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिए सभी। सेतु पाठ्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया था? चलें, बी विकल्प बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जवाब मिल गया होगा। शिविरों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा का प्रसार करना जवाब सही है, या प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना? बताएं, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाना सही है या शिविरों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना? ये दोनों बता रहा हूं मैं, ए और बी में से कौन सा सही है? कुछ लोग डाउट में हैं अभी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पहला सही है प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, या दूसरा? पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये जाके आज गूगल सर्च कर लीजिएगा सेतु पाठ्यक्रम क्या है, इसके बाद इन दोनों में से बताइएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में से एक जवाब सही है। ठीक है, चले, पहला होमवर्क है, जाके पढ़ना जरूर है इसको डिटेल में। कहां से शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, यह भी देखना जरूरी है। राडार किसके उपयोग में आता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। राडार किसके उपयोग में आता है? राडार किसके उपयोग में आता है? फास्ट जवाब, राडार किसके उपयोग में आता है? देखो, राडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग का फुल फॉर्म होता है। और जब आप बात करते हो राडार की, तो आप जानते हो राडार का उपयोग क्या होता है? राडार का उपयोग होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ठीक है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, और इस आधार पे बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, कॉसमॉस 2406 क्या है? बताएं, नाम सुना है, अच्छी बात है, नहीं सुना है आज जान जाएंगे। कॉसमॉस 2406 क्या है? बताएं। और ये चर्चा में था। देखो ये क्या है? यह एक सैन्य उपग्रह है। ठीक है, यह एक सैन्य उपग्रह है। और ये सैन्य उपग्रह किसका है? ये सैन्य उपग्रह तो है, लेकिन किसका? ये यूक्रेन का है। ठीक है, यूक्रेन का सैन्य उपग्रह है, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको याद होगा करंट अफेयर्स में मैंने कई बार आपको जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। जैसे जाक्सा के बारे में मैंने आपको बताया है, जैसे रॉसकॉसमॉस के बारे में मैंने आपको बताया है, नासा के बारे में मैंने आपको बताया है, इसरो के बारे में मैंने आपको बताया है, इसके साथ साथ स्पेस एक्स के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैंने ब्लू ओरिजिन के बारे में मैंने आपको बताया है। और हैदराबाद एक बेस्ड एक कंपनी है, क्या कोई बता सकता है? भारत की पहली अंतरिक्ष कंपनी, पहली निजी अंतरिक्ष आप कह सकते हो कंपनी है, स्टार्टअप है, जो हैदराबाद बेस्ड है। क्या कोई बता सकता है? कई बार मैंने आपको बताया है, चलिए बताइएगा। हैदराबाद बेस्ड
एक मैंने अंतरिक्ष कंपनी, प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी के बारे में आपको बताया है कि आप में से कोई जानकारी दे सकता है उस स्टार्टअप के बारे में? है किसी को पता? है किसी को पता? यदि आप करंट अफेयर्स देखते होंगे तो जरूर पता होगा, नहीं पता है तो आज नोट कर लीजिएगा। स्काई रूट, स्काई रूट एरोस्पेस, मैंने आपको कई बार बताया है स्काई रूट एरोस्पेस, ये कहाँ है? हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी, तो कुछ लोगों ने जवाब दिया है इसरो। भैया इसरो आज नहीं है, इसरो 1969 से है। अब इसके बारे में आज आपका होमवर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जाक्सा संबंधित देश के बारे में आपको बताना है, और ये जो कंपनियां होती हैं ये कौन से रॉकेट का प्रयोग करती हैं, क्योंकि प्रत्येक का अपना एक रॉकेट होता है। जैसे इसरो के बारे में यदि हम बात करें तो GSLV का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बाकी के बारे में भी बताना है और देश के बारे में भी बताना है। तो जाक्सा हो गया, रॉसकॉस्मोस, नासा, इसरो, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और स्काई एरो स्पेस, इन सभी के बारे में आपको बताना है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। मैडम आप बोल रहे हैं बिहार का करंट अफेयर्स, चलिए आपकी बात की वैल्यू रखते हुए इतना कर सकता हूं कि आज से जो करंट अफेयर्स का सेशन होगा उसमें बिहार के भी 5 प्रश्न जोड़ दूंगा, ठीक है। बिहार के 5 प्रश्न उसमें मैं जोड़ दूंगा। चले, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है कहां? सोनार कहां प्रयोग? मैंने आपको बोला, मैंने आपको बताया भी कि मैं बिहार का करंट अफेयर्स पूरा तैयार कर रहा हूं और 1 से 2 दिनों में वो आपको मिल जाएगा। संपूर्ण बिहार का पूरे 1 वर्ष का कंप्लीट होगा वहां से। सोनार अधिकांशतः किसके उपयोग में लाया जाता है बताएं? सोनार अधिकांशतः किसके उपयोग में लाया जाता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। सोनार किसके उपयोग में लाया जाता है? विशेष रूप से सोनार जो है वो श्रव्य तरंगों की आप कह सकते हो प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, और सोनार का जो प्रयोग होता है ना वो विशेष रूप से नौ संचालन में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? नौ संचालन में इसका प्रयोग किया जाता है। जो पानी के जहाज होते हैं, ठीक है, विशेष रूप से जो पनडुब्बियां होती हैं, जो पनडुब्बियां होती हैं वो आप बिना सोनार के प्रयोग के चल ही नहीं सकती, सोनार के प्रयोग से ही वो चलती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? फास्ट जवाब। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। तारे का जो रंग होता है ना विशेष रूप से उसके ताप को दर्शाता है, ठीक है। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसके ताप को। इसको बताएं। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? कितना शानदार प्रश्न है, बताओ। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? क्या बोला जा रहा है? लंबाई की न्यूनतम इकाई। सबसे पहले सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फास्ट जवाब दीजिएगा। साइंस वाले तो गलत ना करें, बाकी जो कला वर्ग वाले हैं वो नोट कर लेंगे। सबसे पहले बात आती है फर्मी मीटर की। फर्मी मीटर की यदि हम बात करें तो फर्मी मीटर में होता है 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। बता दे रहा हूं, फर्मी मीटर 10 के पावर -10 मीटर। ये हो गया 10 के पावर -10 मीटर। फर्मी मीटर के बाद जो दूसरा आता है वो आप कह सकते हो एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की भी बात करें तो यहां भी आप देखोगे ना इसका भी वैल्यू होता है 10 के पावर -10, ठीक है। फिर बात आती है माइक्रोन। माइक्रोन की वैल्यू आती है 10 के पावर -6, ठीक है। फिर इसके बाद है नैनोमीटर। नैनोमीटर में कितना होता है? चलें, नैनोमीटर, नैनोमीटर में आप बता दीजिए। 3 मैंने बता दिया, नैनोमीटर में आप बता दीजिए। चलें, नैनोमीटर में आप बता दीजिए इसकी इकाई। इसको कितने से प्रदर्शित करते हैं नैनोमीटर? चलें,
नैनोमीटर में आप बताइए पहले। फर्मी, हाँ फर्मी, सॉरी फर्मी, हाँ एंगस्ट्रॉम -10, फर्मी 12, ठीक है। नैनोमीटर का आप बताइए। नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर हो गया 9। तो आप इस आधार पे देख सकते हो इसमें क्या बोला जा रहा है, न्यूनतम। तो न्यूनतम कौन सा हुआ, इस आधार पे न्यूनतम कौन सा हुआ, न्यूनतम कौन सा हुआ, 10⁻12 वाला हुआ या 10⁻9 वाला? न्यूनतम कौन सा हुआ, 10⁻9 वाला या 10⁻12 वाला? देखो न्यूनतम की यदि हम बात करें ना, क्योंकि देखो सब में क्या है, निगेटिव लगा है, तो इसका न्यूनतम हो जाएगा फर्मीमीटर 10⁻12। चले आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हुनर से रोजगार तक योजना किसकी पहल है? हुनर से रोजगार तक, फास्ट जवाब दीजिएगा। हुनर से रोजगार तक किसकी पहल है? हुनर से रोजगार तक, आपको बता दें ये विशेष रूप से आप कह सकते हो एक पहल है जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जाते हैं, और जो प्रशिक्षु होते हैं उनकी आयु 18 से 28 के बीच होनी चाहिए। 6 से 8 सप्ताह का इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, कोई शुल्क इनसे नहीं लिया जाता है, और इनको रोजगार योग्य कौशल जो है आप कह सकते हो प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से ये जो योजना है, यदि मैं इसकी बात करूं कि किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये जो योजना है हुनर से रोजगार, बताएं हुनर से रोजगार। जब देखो कौशल की बात आए, कौशल की बात आए तो आंख मूंद कर आपको कहां टिक करना है? जब कोई चीज की कौशल देने की बात आए तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, आंख मूंद कर आपको टिक करना है। इसको बताएं, विल्हेम्स रॉन्टजेन ने आविष्कार किसका किया था? फास्ट जवाब दीजिएगा। विल्हेम्स रॉन्टजेन ने किसका आविष्कार किया था, आपको बताना है। फास्ट जवाब। विल्हेम्स रॉन्टजेन ने किसका आविष्कार किया था? एक्सरे का, बहुत अच्छा, अमित गुप्ता जी का सही जवाब आया है, एक्सरे का इन्होंने आविष्कार किया था। इसको बताएं। यहां पे कुछ राशियां दी हुई हैं, भौतिक राशियां, और उनके मात्रक दिए हुए हैं, और ये जो दी हुई हैं यहाँ पे बेसिक दी हुए हैं, मतलब हम आप सभी ने इनको पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले त्वरण दिया है, त्वरण के बाद बल दिया है, बल के बाद कृत कार्य है, कुत कार्य नहीं होता है, कृत कार्य है, और इसके बाद आवेग है। चले बताएं, फास्ट जवाब बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब। देखो आपको बता दें कि सबसे पहले त्वरण की बात आती है, ठीक है। परिभाषा की यदि हम बात करें त्वरण की, तो बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसी तरह से जब बल की बात करते हैं, तो जैसे तो कोई भी जब आपको फार्मूला ना पता हो, तो फार्मूला जो यूनिट इनकी ना पता हो, तो फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे F बराबर ma निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि इस रूप में नहीं दिया हुआ है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, न्यूटन को टिक करोगे। आपको सबको पता है फोर्स की यूनिट है न्यूटन, और जैसे ही फोर्स की यूनिट आपने न्यूटन टिक किया, बी का तीसरा टिक किया, बी का तीसरा कहाँ है, एक ही जगह दिया है, बाकी सब में नहीं दिया है। और यदि हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर कार्य की बात हो रही है, कार्य का क्या होता है, कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। यहाँ पे जल लिखा है, ये जूल होगा, ठीक है। और इसी तरह से आवेग हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला सकते हो, बहुत ही आसान सा है। सुबह 8 बजे से होती है भैया, ठीक है, और रात्रि 11 बजे में होती है। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? बहुत अच्छा, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? फास्ट जवाब, किसके उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? किसके उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, बताएं। बी विकल्प लैक्टोज, बहुत अच्छा, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। इसको बताएं। क्या बोला जा रहा है कि जो
पब्लिक टॉयलेट होते हैं उनके पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? फास्ट जवाब, चलें बताएं। फास्ट जवाब, अच्छा प्रश्न है, पता होना चाहिए इसके बारे में। चले जवाब दीजिएगा। सी विकल्प अमोनिया। देखो जब आप बात करते हो ज्यादातर लोग सी विकल्प बता रहे हैं, डी भी आ रहा है। और कोई? देखो बात क्या होती है कि जो आप कह सकते हो मूत्र होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में यूरिया होती है, ठीक है। लेकिन जब उत्सर्जन कर देते हैं हम तो उसके बाद क्या होता है कि जीवाणुओं द्वारा उसे अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है और यही जो है वो दुर्गंध का कारण होता है। तो दुर्गंध का कारण क्या होता है? अमोनिया। याद रखिएगा सी विकल्प अमोनिया। कुछ लोग डी विकल्प कर रहे थे, लेकिन याद रखना भैया कि बैक्टीरिया द्वारा उसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया में, इसलिए अमोनिया सही उत्तर होगा। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है? बताएं। फास्ट, बहुत ही आसान है। देखो आप अक्सर सुनते होंगे कोई भी जब नाभिक की बात आप करते हो तो नाभिक की बात जब आप करते हो तो न्यूट्रॉन की बात करते हो, इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, प्रोटॉन की बात करते हो। तो ड्यूट्रॉन की आप बात नहीं करते, ड्यूट्रॉन बाहर है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? इनमें से कौन सा तत्व है जो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। कौन सा तत्व है जो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? ए विकल्प नाइट्रोजन भी बता रहे हैं कुछ लोग हाइड्रोजन बता रहे हैं, कुछ लोग कार्बन भी बता देंगे। चलें, और कोई? सी विकल्प। क्या बोला जा रहा है भैया? विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आप लोग मत देखो कि वायु में, उस आधार पे नहीं जाना है आपको। चले बताएं। विश्व में सबसे जाने वाला यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन है, ठीक है। चलें, यूनिवर्स की बात देखो, यहां पर क्या बोला गया? निम्नलिखित में विश्व में कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? थोड़ा उस आधार पे आप कर सकते हो, तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन, ठीक है। इसको बताएं, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जाता क्योंकि ये बनी होती है किसकी? देखो कुछ लोग बोल दिए जल पाया जाता है, बहुत अच्छा। इसको बताएं, पॉलीथीन की थैलियां किसकी बनी होती हैं? फास्ट जवाब दीजिएगा। पॉलीथीन की थैलियां किसकी बनी होती हैं? पॉलीथीन की थैलियां किसकी बनी होती हैं? पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर से बनी होती हैं। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। बिहार में सीमेंट उद्योग कहां अवस्थित है? चलो उद्योगों के बारे में तो आप जानते होंगे, बताएं बिहार में सीमेंट उद्योग कहां आपको देखने को मिलता है? फास्ट जवाब। देखो अभी ये रटा होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। बताएं सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब आपको देना है, सभी को देना। अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि इसका जवाब दिया जाए ना दिया जाए, तो प्लीज इसका जवाब दीजिए। ए विकल्प, बी विकल्प, और कोई? इसका जवाब सभी को देना है। आप इसके उम्मीद में मत रहो कि इसका जवाब यहां से मेरे द्वारा दिया जाएगा। इसका आपको बताना है, बिहार का है। बिहार के उद्योगों के बारे में यदि आपको नहीं पता है फिर आप क्या करते हो? आज आपका होमवर्क है, बिहार के उद्योगों के बारे में पढ़ के आओगे और इससे संबंधित वीडियो मैं कल आपको दूंगा। कल एक अलग से वीडियो में दूंगा बिहार के उद्योगों के बारे में। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है
कि आज आप इसको पढ़ के आओगे कि बिहार में कौन से उद्योग कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि पूर्व में इसकी चर्चा हुई है। ठीक है, इसका जवाब आपको ही देना है। इसको बताएं, बिहार राज्य के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? बताएं, फास्ट जवाब। किस तरह के वन पाए जाते हैं आपको बताना है। जो बिहार के प्रश्न है इसका जवाब आप ही को देना है। बताएं, सीमेंट उद्योग बताइए, आपको नहीं पता है। थोड़ा सा जाके पढ़िएगा डालमिया नगर के बारे में, पता चल जाएगा। इसको बताएं, बिहार राज्य के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? देखो, जब बात आती है बिहार की ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी विकल्प, शुष्क पर्णपाती वन, एकदम सही है। आपको पता होगा शुष्क पर्णपाती जो वन होते हैं, इस प्रकार के जो वन हैं, वो 1050 किलोमीटर वाली समवृष्टि रेखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में होते हैं। इनमें यदि हम बात करें, जैसे कैमूर की श्रेणियां हो गई, छोटा नागपुर की पठार का उत्तरी ढाल हो गया, और इसके साथ साथ गया के पहाड़ी भाग हो गए, तो इन सब क्षेत्रों में इस प्रकार के वन देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, तो शुष्क पर्णपाती वन। इसको बताएं, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना किसकी पहल है? फास्ट जवाब दीजिएगा। अब इस सेशन को समाप्त करना है, 2-3 प्रश्न और देखेंगे, लेकिन बताएं इसको, जवाब दीजिएगा। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसकी योजना है? किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में कॉम्फेट किस ब्रांड के नाम से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन करती है? इसका भी जवाब आप देंगे, गलत नहीं होना चाहिए। फास्ट जवाब, किस नाम से करती है? फास्ट, इतना आसान लिखा है। विकल्प यदि आपको नहीं भी पता है ना, तो भी विकल्पों के आधार पे आप कर सकते हो, क्योंकि मदर डेयरी आपके यहाँ का है नहीं, अमूल आपके यहाँ का है नहीं, गाय नाम से कोई दूध नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? सुधा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, सुधा ब्रांड। इसको बताएं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? फास्ट जवाब। महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अब कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, और कोई? 47.86%। 47.86% एकदम सही जवाब है। ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित निधि कौन सी है? पटना संग्रहालय की सबसे चर्चित जो निधि है वो कौन सी है? बताएं। फास्ट जवाब, डी विकल्प। बहुत अच्छा। देखो, पटना संग्रहालय की सबसे प्रसिद्ध यदि हम बात करें चर्चित, तो दीदारगंज की चावड़ धारणी दक्षिणी निधि है। 1917 में यह संग्रहालय, आप कह सकते हो, राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है ये स्थापित किया गया था। इसमें ऐतिहासिक जो अवशेष हैं वो तो है ही, साथ ही साथ इसमें आपको भूगर्भिक सामग्री और प्राकृतिक संपदा के नमूने भी आपको देखने को मिलते हैं। इसका सही उत्तर हो गया क्या? दीदारगंज की चावड़ धारणी। तो आज के लिए जो सेशन है उसको यहीं पे हम समाप्त करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, और याद रखिएगा कल से जो भी कल तो शायद संस्थान में अवकाश है। एक बार कल की कक्षा के बारे में मैं आपको बता दूं, कल संस्थान में अवकाश है। ऐसे में जो आपकी कक्षा है वो कल नहीं होगी सुबह में। ठीक है, कल की कक्षा आप कह सकते हो जो करंट अफेयर्स का मैंने तैयार किया है पीडीएफ, उसको लेकर मैं आपको सेकेंड टाइम में मिलूंगा। तो याद रखिएगा, एक टाइम हम रख लेते हैं कल के लिए। रुक जाइएगा, कल के टाइम को मैं बता देता हूं। देखो, आप में से ही जवाब देंगे जो लोग आज उपस्थित हैं, कल कितने बजे रह सकते हैं। जैसे मेरे पास जो समय है उसकी मैं बात करूं आपके अनुसार, तो आप या तो 3 बजे रख सकते हो शाम को, या तो 4 बजे, या तो 5 बजे,
या तो 6 बजे। अब आपको जिस समय पर सुलभता हो वो टाइम आप बताइएगा, जिस समय पर आपको सुलभता हो वो बताइएगा। ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प या डी विकल्प, इनमें से आपको जवाब देना है, बताएं। इनमें से आपको जवाब देना है ए बी सी डी। आप करेक्ट जवाब दीजिए, जिस पे ज़्यादातर लोग होंगे उसके बारे में मैं डिसाइड कर आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से अवगत करा दूंगा, क्योंकि आप सभी टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े होंगे। आप सभी को मैंने तो शुभकामनाएं कल ही दे दी थी, फिर भी एक बार फिर से आप सभी को रक्षा बंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। 6 बजे ज़्यादातर लोग कह रहे हैं, 4 बजे, 3 बजे वाले भी हैं। देखो सबसे अच्छा टाइम जो है कल, क्योंकि कल त्योहार है तो सुबह में कक्षा हो नहीं सकती, आप लोग भी उपस्थित नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं सुबह वाली कक्षा को, और इसको हम कल के लिए जो है, क्योंकि कल अवकाश भी है संस्थान में, तो इसको हम हटा के रख देते हैं 6 बजे। 6 PM पर आपको जुड़ना है, ठीक है। फिक्स टाइम है, 6 बजे आपको जुड़ना है, ठीक है। 6 बजे आपको जुड़ना है और इसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूंगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि अभी इसके लिए बात करना पड़ेगा, क्योंकि कोई सहयोगी आएगा तभी मैं क्लास कर सकता हूं। तो इसके लेकर मैं बात करके, और आप सब टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हैं, कम्युनिटी टैब में जुड़े हैं, तो आपको अवगत करा दिया जाएगा अनिवार्य रूप से एक बार 6 बजे के करीब में। यदि थंबनेल आपको मिल जाता है, देखो वीडियो पहले से शेड्यूल होती है, चैनल पर आपको दिख जाता है। यदि आपको चैनल पर दिख रहा है ये 6 बजे का कार्यक्रम, ठीक है, तो आपको 6 बजे आना है। यदि नहीं दिख रहा है तो मैं लाइव आऊंगा उस समय पर और आपको अवगत कराऊंगा, जुड़ूंगा जरूर, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि कल से जो आपका शेड्यूल है, कल का तो करंट अफेयर्स का है, जिसमें हम जैसे मैंने बोला कि 1000 प्रश्नों का हमें जो है हल करना है। और कल इसी सीरीज में कम से कम 150 प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। 150 प्रश्न हम कल देखने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगले दिन से कुछ नए रूप में आएगी चीज़ें, थोड़ा सा और रोचक बनाना है, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आपका भी मन लगे, उस आधार पे हमें काम करना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए, किसी के कोई प्रश्न है तो बताएं, आप में से किसी के कोई प्रश्न है तो बताएं, अन्यथा इस चर्चा को अब हम यहीं पे विराम देते हैं। और आप में से एक भाई और एक बहन ने पुस्तकों की मांग की थी, ठीक है, और मैं बहुत जल्द जो भी आपकी पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की आपने मांग किया था, बहुत जल्द मैं आपको रक्षाबंधन के तुरंत बाद मैं आपको भिजवाता हूँ, ठीक है। और आप में से किसी को भी प्रॉब्लम है ना, तो आप बता सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि संसाधन हमारे भी सीमित हैं, महीने में 1-2 लोगों की ही मदद कर सकते हैं। तो आप में से कोई भी ऐसा है जो पढ़ना चाहता है, उसके इस तरह से बाधाएं आती हैं कि किताबें नहीं खरीद सकते हो, या कोई अन्य बाधा आती है आपकी तैयारी में, तो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।